नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। भोजन एवं पोषण के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, संगठन, फंक्शंस का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन पढ़ेंगे। जैसा पिछले कुछ क्लासेस में हमने अध्ययन किया, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, रागी, कुछ प्रकार की दालें, शक्कर, गुड़, खांड, बूरा, शहद, जड़ वाली सब्जियाँ जैसे आलू, शकरकंदी, जमीकंद, अरबी, चुकंदर, सूखे फल जैसे किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर आदि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट 99.4% शर्करा से मिलती है। इसके अलावा गुड़ से 95%, शहद से 79%, हरे चने से 59.9%, चावल से 78%, गेहूं के आटे से 69%, मैदा से 71% और इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनसे 24 से 68% तक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गाय के दूध से 4.4% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम देखें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज हमें कैसे प्राप्त होता है, तो यह ज्ञात होता है कि फ्रूट्स, हनी, कॉर्न सिरप, इनसे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इसी तरह से फलों से और शहद से फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट, मिल्क से गैलेक्टोज, बेक्ड स्टार्च से माल्टोज, केन और बीट शुगर से सुक्रोज, मिल्क प्रोडक्ट से लैक्टोज और जितनी भी ग्रेन्स, रूट्स, ट्यूबर्स, लेग्यूम्स हैं उनके अंदर स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। इसी तरह से मीट प्रोडक्ट्स और सी फूड्स के अंदर ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। वेजिटेबल्स और सीड की आउटर कोट से सेल्यूलोज मिलता है और पैक्टिन्स और गम्स फलों में, प्लांट्स के अंदर, सीड्स के अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे RDA ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हमें प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए कि ना तो उसकी अधिकता हो और ना ही उसकी कमी हो। तो जो भी डाइटरी गाइडलाइंस हैं अमेरिकन के लिए, उनके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 45 से 65% होनी चाहिए। इस तरह से यदि हम 2000 किलो कैलोरीज़ की डाइट लेते हैं तो हमें 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं मिल्क, योगर्ट यानी दही और आइसक्रीम, फ्रूट्स जैसे कि साबुत फल और फलों का जूस, ग्रेन्स के अंतर्गत सभी प्रकार के सीरियल्स, ब्रेड, राइस, क्रैकर्स आदि, दालों के अंतर्गत बीन्स और दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंतर्गत पोटैटो और कॉर्न, और बाकी हमने सोर्सेज पिछली स्लाइड में पढ़े ही हैं। कुछ दूसरी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का RDA पढ़ें तो 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन की आवश्यकता एडल्ट्स के लिए होती है। कीटोसिस से बचने के लिए 50 से 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स ली जानी चाहिए। और अगर हम ये देखें कि रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट्स कितनी होनी चाहिए, तो
45 से 65% ऑफ टोटल किलो कैलोरीज़। अगर हम 100 किलो कैलोरीज़ एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो 45 से 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। अर्थात हम ये कहें कि 45 से 65% तक टोटल कैलोरीज़ का कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलना चाहिए और इसमें 180 से 330 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे वीट, सोडा और बेक्ड गुड्स का होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल कैलोरीज़ का 50% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। पिछली कक्षाओं में हमने ये भी पढ़ा कि हमें फ़ाइबर अधिक मात्रा में लेना चाहिए। तो फ़ाइबर कितना लेना चाहिए, उसके रिकमेंडेड अलाउंसेस कितने होने चाहिए। विमेन के लिए 25 ग्राम प्रतिदिन और मैन के लिए 38 ग्राम्स पर डे कार्बोहाइड्रेट लिया जाना चाहिए। अगर कोई डाइट है जिसमें 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ली जाती है तो 25 ग्राम पर डे उसमें से फ़ाइबर होना चाहिए। यूएस में 13 से 17 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लिया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी ली जानी चाहिए दैनिक आहार में उससे कम ली जाती है तो शरीर की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जैसे वज़न में कमी, थकावट, कमजोरी, शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, स्वभाव में घबराहट और चिड़चिड़ापन आना, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाना, शरीर के आंतरिक अवयवों का अवरुद्ध हो जाना क्योंकि प्रोटीन का उपयोग निर्माण के लिए होने लगता है। इसके अलावा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, कुपोषण के लक्षण प्रकट होना, नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न होना और पाचन संबंधी विकार का उत्पन्न होना। तो बच्चों, ये थे कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव यानी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम अध्ययन करेंगे प्रॉब्लम्स विद हाई शुगर इनटेक यानी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव। दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा या ओबेसिटी हो जाता है। मोटापे से शरीर की स्फूर्ति जाती रहती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है और थोड़ा दूर पैदल चलने पर ही सांस फूलने लगता है। शरीर अनाकर्षक, थुलथुला और भद्दा दिखाई देता है। मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं। इतना ही नहीं, मोटापा कई भयंकर बीमारियों की जड़ है, जैसे कि हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज़, मधुमेह या डायबिटीज़, कीटोसिस आदि। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, अर्थात जितना अधिक कमर का आकार होगा उतना ही लाइफ स्पैन कम होगा। भोजन में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है, लेकिन यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता 100 से 200 ग्राम तक ही होती है। इससे अधिक ग्लाइकोजन वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे मांसपेशियों में जमा होने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से भोजन पचता नहीं है और अपच की शिकायत हो जाती है। भोजन शर्करा, गुड़, मिठाई या चॉकलेट के अधिक सेवन से दांत सड़ने लगते हैं क्योंकि इनके कुछ अंश दांतों पर चिपक जाते हैं, जिससे इन पर जीवाणु पनप जाते हैं। ये जीवाणु शर्करा के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और अम्ल पैदा करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव से दांतों में के एनिमल नष्ट हो जाते हैं और डेंटल कैरीज भी हो जाती है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है, परंतु रक्त में ग्लूकोज संग्रह की क्षमता सिर्फ 80 मिलीग्राम से 100 ml तक ही होती है। शेष ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर निर्धारित अंगों जैसे कि यकृत और मांसपेशियों में चला जाता है, या फिर ग्लाइकोजन नहीं बनने की दशा में मूत्र के साथ ही उत्सर्जित हो जाता है, जो मधुमेह या डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अग्नाशय या पैनक्रियाज को अधिक काम करना पड़ता है।
अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलने लगता है। यही हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहायक होता है। इंसुलिन हार्मोन के निरंतर सिक्रीशन के लिए अग्नाशय पर अधिक बोझ पड़ता है और इसमें वांछित मात्रा में इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक रहती है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकलने लगता है। मूत्र के द्वारा ग्लूकोज का बाहर निकलना ही मधुमेह या ग्लाइकोज यूरिया कहलाता है, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, जिसमें कि ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की संग्रह की क्षमता ब्लड में 80 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इससे अधिक जब ग्लूकोज लिया जाता है और उसके लिए इंसुलिन नहीं होता, तो यह अधिक ग्लूकोज यूरिन के अंदर निकलने लगता है और इसे ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिए जाते हैं तो ये सभी बीमारियां देखी जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितने हैं, यानी कितने कार्बोहाइड्रेट्स हमें डाइट में लेने चाहिए। थैंक यू।